बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्वागत है आपका। मेरा नाम मनोज्ञा लोईवाल है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि काशी की नगरी विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरियों में से एक क्या सोचती है, क्या है चुनाव के मुद्दे, क्या है वाराणसी में, क्या बम बम है या मां अन्नपूर्णा देवी की जयकार है। इसके अलावा वो लोग जो इस बार अपनी उंगली के जरिए बटन दबाकर फैसला करेंगे और इतिहास रचने की तैयारी करेंगे। क्या इस बार काशी की तस्वीर बदली है या सिर्फ बातें ही हुई हैं। वोटरों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उन सब से पूछेंगे कि क्या है इस बार उनके मुद्दे। हम हैं इस समय जलपरी पर। जलपरी अपने आप में एक पहचान है वाराणसी की। माँ गंगा की गोद में जब आप इस परी पर चलते हैं तो अद्भुत नज़ारा मिलता है। चारों ओर घाट की तस्वीर भी दिखेगी और घाट के साथ आपको नए अंदाज में वाराणसी काशी भी दिखेगा। प्राचीन से लेकर नवीन तक क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, पूछते हैं खुद ही लोगों से। क्या होंगे इस बार आपके मुद्दे? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी की बात कर सकते हैं। पिछले महीने के हिसाब से इस महीने देखें तो 6.86% से बढ़ के 7.75% हो गई है। इसका रीज़न कोई और नहीं, हमारी सरकार ही है। जैसे हमारा काशी कॉरिडोर ही बन रहा है, तो क्या हमारे लोगों के हाथ में उतना टैलेंट नहीं है कि वो उसे बना सकें? फॉरेन कंपनीज़ को उसे बनाने का और रख रखाव का पूरा टेंडर क्यों दिया गया है? ये तो वही बात हो गई कि विकास के साथ जहाँ बेरोज़गारी घटती है, यहाँ तो बढ़ रही है और उसके साथ मुद्दे भी अलग अलग बढ़ रहे हैं कि बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। मेरा तो मुद्दा विकास है। जैसे कि काशी विश्वनाथ गली में जो कॉरिडोर बना हुआ है और जगह जगह पे मंदिरों का निर्माण भी कराया, और जो सड़कें जहाँ पे गड्ढे गुड्ढे पड़े थे और सड़कें बिल्कुल ख़राब थीं, उसका भी विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। और बनारस जो है तो काफ़ी तरक्की पे है। ये विकास हुआ है। ये विकास हुआ है, किस तरफ तस्वीर है? लगता है इस बार मुद्दे क्या होंगे आप? वही विकास के होंगे। काफ़ी बनारस में काफ़ी काम हुए हैं। जो बनारस एक छोटा शहर अब ये हाईटेक सिटी में गिना जाता है। अब आने वाले से मेट्रो भी आ जाएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काफ़ी काम किया गया है। राम मंदिर का भी निर्माण कराया गया है और आगे भी हो सकता है अच्छा ही काम। आगे भी अच्छा ही काम हो, लेकिन मनोज भाई आप ही बता दीजिए जरा गा कर की माहौल क्या है? बाबा मैं है? ये बाबा मैं तो है ही है, ये शिव की नगरी है। और यहाँ जो जितने भी भक्त आते हैं या जितने भी लोग आते हैं, हम तो कहें कि यहीं के होकर के रह जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ये हमारी जो नगरी काशी है, ये संगीत और साहित्य का केंद्र है। और संगीत जो है ओंकार है, उसमें बसा हुआ है। एक छोटा सा प्रस्तुति हम देते रहे 2 लाइन की, जो है कि ये शिव की नगरी है। डमरू जब बजाए हैं भगवान शिव जो है, लेकिन आप लोगों ने सभी का होली सुना होगा, राम कृष्ण, लेकिन शिव की एक विचित्र होली है। कैसे करते हैं देखिए। अरे खेले मसाने में होली, क्या बात है। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। वो सब लोग जो है श्रृंगार की होली खेलते हैं, लेकिन हमारे महादेव जो है वो भस्म की होली खेलते हैं। क्या बात है। क्या और चिता का जो भस्म है वो लगाते हैं। ये भगवान शिव की जो है होली है। बाबा की होली है, लेकिन अभी तो बात दीपावली की है। होली आते आते तो चुनाव का रिजल्ट हो जाएगा। सुनील जी, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार देखिए, मजब भूखे पेट होए न भजन गोपाला। सब कुछ तो ठीक है, अगर मुझे खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं भजन कहाँ से करूँगा मैडम। मेरा तो यही मुद्दा है। मुद्दा यही है। आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है कि 2 साल से हम लोग बेरोजगार हैं। 2 साल से कोई काम नहीं है, पर्यटक में टूरिज्म नहीं है। हम लोग इंटरनेशनल काम करते हैं तो विदेशी नहीं आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइटें नहीं चल रही हैं। उससे क्या हुआ कि मध्यम और गरीबों को तो पूरी सोसाइटी ने खिलाया। जितने सोसाइटी बनारस में हैं, बाहरी सोसाइटियों ने पैसा दिया, डोनेशन उनको खिलाया। और हम लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके पास कोई पूछने नहीं आया कि क्या आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। सही बात है। तो हमारा यही कष्ट है कि मध्यम वर्गीयों को क्यों गरीब बनाया जा रहा है। वो गरीबी रेखा के में अंदर आ गए। गरीब तो गरीब थे ही, मध्यम वर्गीय भी गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो जा रहा है और गरीब गरीब हो जा रहा है। आपके इस बार क्या मुद्दा? सेम मुद्दे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा है, और इसके लिए उनको सोचना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वोट वो इन्हीं से पा रहे हैं। और अगर नहीं सोचेंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी इस गवर्नमेंट। दिक्कत हो जाएगी। क्या मुद्दे हैं आपके भैया?
मुद्दे देखिए, विकास है, सबसे ज़रूरी विकास है। विकास जब इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट होती है किसी सिटीज़ की, तो ये वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता है, टूरिज्म बढ़ता है, तो होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट सारे सबको रोज़गार मिलता है। बोट अगर चल रही नाव पे तो बाहर के टूरिस्ट ज़्यादा हैं, तो इससे भी रोज़गार मिला है। तो जब विकास हमारा हो जाए, विकसित हम हो जाएंगे। जब तक हम विकसित नहीं हैं तब तक हम रोजगारी की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन ये मानना है कि विकास मुद्दा रहेगा इस बार। आपका क्या? मुद्दा है बदलाव। जैसे हम 10 साल पहले देखते थे कि कोई भी घाट पे आ रहा है, कोई कहीं कुछ भी फेंक दे रहा है, लेकिन लोगों में पहले से ज़्यादा अवेयरनेस आई है कि लोग खुद से सफाई रख रहे हैं घाट पे या शहर के अंदर कहीं पे भी। आज आप कुछ भी फेंकने जाओगे तो आपको सामने से कोई बोल देगा कि नहीं भाई यहाँ पे गंदा मत करिए। तो जाहिर सी बात है, पहले से देश और हमारा शहर भी बहुत बदला है, तो मुद्दा विकास का ही हो। फाइन भी बदल गया है। वाराणसी में फाइन लग जाता है अगर आपने इधर उधर कूड़ा फेंका। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंकड़ों पे आपको बता दें 950 करीब नाव है यहाँ पर अधिकृत तौर पर, लेकिन ऐसी सैकड़ों नाव चलती हैं जो अधिकृत नहीं है या पंजीकृत नहीं है सरकार में, और उनके जरिए भी जो रेवेन्यू आता है उसे भी इंक्लूड किया जाता है। घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 80 घाट है। किसी जमाने में यहाँ पर इतनी उबड़ खाबड़ जमीन हुआ करती थी कि आपको बड़ा मुश्किल हो जाता था। और 80 घाट की तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, 80 घाट की खासियत यह है कि अब 80 घाट पर बच्चे स्केटिंग करते हैं। ये भी एक बदली हुई तस्वीर है, लेकिन ट्रैफिक का मुद्दा रह ही जाता है। ट्रैफिक कैसे देखते हैं? सड़कों पर जो ट्रैफिक है, गाड़ियों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसको कैसे देखते हैं? जी मैम, सुविधा तो यहाँ बढ़ी है, बहुत ज़्यादा हुई है। ट्रैफिक की भी सुविधा बढ़ी है, रोड भी बढ़ी, कनेक्टिविटी बढ़ी है लोगों की, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं यहाँ पब्लिक के, आम पब्लिक का कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे, वो सुखी नहीं है। लेकिन जो मोदी विकास कर रहे हैं यहाँ पे वो तो ठीक है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा है, उस पर कोई विकास नहीं हुआ है। इस बार आपका क्या मुद्दा है? मैम, कोविड के समय बनारस के हॉस्पिटलों में सीट नहीं मिल पा रही थी, लोग ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे, लोग मरीज लेकर दर बदर भटक रहे थे। अगर से सरकार द्वारा इसमें मृत्यु भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, अगर सरकार द्वारा इसमें हॉस्पिटलों को बेड की संख्या बढ़ा दी जाती है और सही समय पर ऑक्सीजन मिल जाता है, तो मैम इतनी ज़्यादा मृत्यु यहाँ नहीं हो पाती। भगत जी, क्या है आपके लिए इस बार के मुद्दे? विगत 2 वर्षों से जिस तरह से कुटीर व्यापारी और कुटीर उद्यमी बर्बादी के रास्ते पे आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, और मकानों की बिकने की संख्या बढ़ती जा रही है, कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है, प्राइवेट से लोन लेके लोग बर्बाद हो रहे हैं, और साथ में इमोजेन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से, जबकि स्वदेशी कंपनी ने भी इसका विरोध किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत की चीज़ों को आप लोग प्रयोग करें ताकि बेरोजगारी ख़त्म हो, तो वो जब पावर में है तो क्यों नहीं इसको ख़त्म करते। आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा विकास ही है। उसकी शुरुआत योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कर दी है, और इसके एवज में अखिलेश यादव भी आ गए हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, कि हमने प्लान किया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा, पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेसवे नाम दिया था उनका। अगर वो इतने ज़्यादा तैयार थे कि पूर्वांचल का विकास करना है, तो उनको ये मौका 2012 में मिला था। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत नोएडा से पहले गाजीपुर से भी की जा सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। ठीक, वो योगी सरकार के आने के बाद ही शुरू हुई। ठीक है, तो ये बच्चे की तरह रोने की जो उनकी आदत है विकास के प्रति, कि ये मैंने प्लान किया था, मैंने ऐसा सोचा था, वैसा वो ऐसा करते ही आ रहे हैं पिछले 5 सालों से। ठीक, और अगर उनको लगता था कि पूर्वांचल को विकास की आवश्यकता थी, तो ये एक्सप्रेस वे गाजीपुर से शुरू होकर नोएडा की तरफ जा सकता था। किस तरफ जा रहे हैं आपका मुद्दा? मेरा मुद्दा ये है कि सन 2020 से लॉकडाउन के बाद भी अब तक जिन लोगों ने भी बैंक से लोन लिया वो सारी चीज़ें, लेकिन लोन के लोग तहसील से लोग घर पे आके खड़े हो जाते कि मेरा पैसा चुकता कराओ बैंक का। 2 साल तो कोई काम ही नहीं किया, फिर भी लोगों को परेशान किया जाता है कि बैंक का लोन चुकाओ, दौड़े परेशान करे। लोग अदालत तक लोग जा रहे हैं, लेकिन उनका समझाते वकील लोग पैसा ले रहे, लेकिन उनका सेटलमेंट नहीं करा पा रहे। हमारा यही मुद्दा है कि उनका लोन माफ़ किया जाए, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच में। यही सरकार से अनुरोध है हमारा। सरकार से अनुरोध है। और ये लगातार घाट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक घाट तो बदल रहे हैं, तस्वीरें बदल रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या बदल रहा है खुद पार्षदों से ही पूछ लेते हैं। क्या है स्थिति? मोदी जी ने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन 100 स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर बनाने की जगह 6 वार्डों में बनारस उनका सांसदीय क्षेत्र, आज 7 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को, 6 वार्ड अभी स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं, बाकी 110 वार्ड होने हैं इस शहर में। कितने सालों में ये 100 वार्ड हो जाएंगे? और 100 शहर के तो आंकड़े मिले थे, लेकिन 90 वार्डों का ये शहर है, ये 90 वार्डों में ही स्मार्ट सिटी के काम पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। 7 साल में 6 वार्ड, आप जोड़ लीजिए कि 7 साल में 90 वार्डों में अगर करना होगा तो कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए? और इस बार मुद्दा क्या रहेगा?
मुद्दा जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। युवाओं में, युवा गली मोहल्ले में ज़्यादातर तादाद बढ़ती जा रही है लगातार, और महंगाई भी चरम पे है। विकास के नाम पे बनारस में बहुत सारा पैसा माननीय जी की वजह से आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से, लेकिन यहाँ अफसरशाही जो हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनके जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पीएम ऑफिस से जुड़े हुए हैं, उनको हकीकत से बहुत महरूम रखे हुए हैं, बहुत दूर रखे हुए हैं, और सिर्फ कागज़ पे आंकड़ेबाजी उनको दिखाई जा रही है, विकास दिखाया जा रहा है। और अरबों खरबों रुपया खर्च करके अगर 2-4 लेन अगर बन जाती है तो उसी को विकास मान लीजिए। तो जनता और आप लोग उसी में अगर डिसीजन, क्या सिर्फ कागजों पर ही है, वोट भी तो ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ठीक कर रही हैं। पब्लिक जैसे जजिया कर होता था, उस प्रकार का उसी प्रकार के कर से पब्लिक परेशान है। एक उदाहरण दूं कि बनारस की जनता स्मार्ट मीटर के नाम पर ये जो छलावा कर रहे हैं, जो बिल 500-600 रुपये महीने की आती थी, उस समय हम लोग वो वाला बल्ब लगाते थे 100 वाट का, अब उस LED लगा रहे हैं 5 वाट 10 वाट का। उसके बावजूद भी 3000-4000 इस तरीके का 600 की जगह 3000-4000 रुपये का बिल आ रहा है। जनता इससे परेशान है। एक एक चीज़ पे टैक्स। पहले हम लोग सुबह उठकर कूड़ा एक जगह रखते थे, चला जाता था, कुछ नहीं। आज कूड़ा उठाने के नाम पे लिया जा रहा है 100-100 रुपया। सफाई के नाम पर भी टैक्स है, कैसे देखते हैं? सफाई तो यहाँ है, ये जो है सफाई पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। सफाई तो जो था है तो अभी हो ही रहा है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ महंगाई है। महंगाई मैडम, जितना कड़ुआ तेल, रिफाइंड, जो जनता के खाद्य वस्तु है, उस पर इतना भरना पड़ रहा है। 200 रुपया के ऊपर हो गया आपका कड़ुआ तेल, 190 रुपया हो गया आपका रिफाइंड। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है आपका इस बार? सारे मुद्दे अब एक मिलजुल कर, महंगाई, बेरोजगारी, जनता त्रस्त है सरकार की मनमाना टैक्स वसूली से, चाहे वो गृह कर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक की समस्या हो, सीवर का अलग, मकान का अलग, पानी का अलग, और 5 सालों में 5 गुना हम दे रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा होगा? इस बार मुद्दा होगा जो आपने देखा, जो निजीकरण में जो स्कूलों में मनमानी फीस लिए जा रहे हैं। अभिभावक परेशान है। कोई अभिभावक समझ ले अपने बच्चे को नाम कटवा कर दूसरे स्कूल में पढ़वा रहा, उसकी एकदम बजट बिगड़ गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये चुनाव में होगा। समझ ले कितने परिवार में बच्चों को नाम कटवा कर बच्चों को दूध पीने भर का पैसा नहीं है। सरकार ने ऐसा मनमाना किया, कर्ज के बाद भी हर अपना अभिभावक बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। कितना कष्ट होता है, क्योंकि घर पर रहती हैं आप, जो महंगाई के मुद्दे हैं, कितना बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए? बहुत कष्ट है। गैस का रेट बढ़ गया है, फीस बढ़ गई है, लॉकडाउन से परेशान है, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है और लोग समय से जा नहीं पा रहे हैं। एक तरह का काम पूरा नहीं हो रहा है, दूसरी तक की खुदाई हो जा रही है। गलियों में लोग गली में गली बना तो रहे, लेकिन पाइप छोड़ दे रहे हैं पानी की, जिससे गली गंदी हो जा रही है, गीली। कहाँ है विकास? विकास नहीं है, कहीं नहीं है। मैम, मेरा मुद्दा ये है कि अपने ही बैंक से हम लोग को पैसा निकालने के लिए ATM पे जाया जाता है, तो अब टैक्स कट रहा है। ये सब तो पहले कुछ भी ऐसा मुद्दा नहीं था। और पढ़ाई को लेके हम लोग इतने परेशान हैं कि सरकारी स्कूल में कोई फ़ीस नहीं, और प्राइवेट स्कूलों में पिछले साल 2 साल की फ़ीस हम लोग भरें तो कहाँ से भरें? GST गरीबों को परेशानी हो रही है। सरकार से निवेदन है कि GST हटाएं। गरीबों को प्रॉब्लम है, GST के कारण मतलब कि गरीब लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कई जगह कह रही है कि राज्य सरकारें नहीं लागू कर रही हैं, या हटा नहीं रही हैं, या लागू कर रही हैं। इसको कैसे देखती हैं? मुद्दा आपके लिए क्या होगा? मेरे लिए मुद्दा यही है कि सरकार क्या करे हमें नहीं मालूम। बस हम ये जानते हैं कि हम लोग GST से परेशान हैं। मतलब पैसे वाले लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम गरीबों को परेशानी हो रही है, मध्य वर्ग लोग, उनके लिए कुछ करें वो। आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा मेन महंगाई ही है। जो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उससे हम लोगों का पूरा दिनचर्या बिगड़ गई है। अगर हम सुबह से कोई भी अपना जो शुरू करते हैं काम, वो किसी न किसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और आज कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो उसके रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, उससे पूरा बजट हम लोग डिस्टर्ब हो गया। चाहे आप किचन का सामान ले ले, चाहे डेली यूज़ का ले ले, या कहीं हमको घर से बाहर भी निकलना है, तो जो पहले हम लोग जो सिंपल गोदलिया से लंका का किराया 10 रुपये देते थे, आज वो 30 रुपये हो गया है आपका। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बजट पर तो मैटर कर ही रहा है। तो इससे सारी चीज़ें, क्योंकि लॉकडाउन है तो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन तो डिस्टर्ब कर ही दी है, कितनों की नौकरी भी चली गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं बैलेंस करे वो। 3 गुना हो चुका है बजट। इस बार आपका क्या मुद्दा होगा?
बैंक के लोन के बारे में है और गाड़ी के किस्त के बारे में। गाड़ी की किस्त ये है कि मतलब गाड़ी आदमी फाइनेंस करा ले रहा है और लॉकडाउन की वजह से गाड़ी चली नहीं, किस्त के लिए सब परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं और गाड़ी खींच के चली जा रही है। अब यदि कमाए क्या नहीं आदमी तो गाड़ी किस्त कैसे देगा, और गाड़ी खींच के चली जा रही है। हाउस लोन में बैंक का किस्त नहीं भराया है तो धमकी आ रही है कि ऐसा है कि उसको मतलब कर दिया जाएगा, नीलामी कर दिया जाएगा उसको। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार? मेरा मुद्दा क्या यही है कि सिलेंडर 1000 रुपया हो गया है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, हम लोग गरीब लोग किराए पे कहाँ से देंगे इतने पैसे। लकड़ी शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। बच्चे घर बैठ गए, नाम कटवा दिया गया है उनका, और महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है कि बच्चों को नाम कटवा दें या घर चला लें। और शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे, और इस चीज़ पे सरकार ध्यान देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुक्ति और मोक्ष की इस नगरी में जनता ये सवाल पूछ रही है कि महंगाई का जवाब, उन सारे प्रश्नों का जवाब कब मिलेगा, लेकिन वोटर ये जानता है और अपनी तैयारी करके रखता है। जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं एक और परिवर्तन की, तो वहीं दूसरी ओर सवालों का घेरा जो जनता के द्वारा तैयार किया गया है, और पूछ रही है जनता सवाल कि इसके बाद क्या होगा और कैसे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। संक्षेप में मुझे गाने के जरिए बाबा विश्वनाथ की नगरी से ही बताएं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है ये, और इस पर बाबा का विशेष आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ की जनता इतनी परेशान है तो मैं ये सोच करके कांप रही हूँ कि पूरे देश की क्या स्थिति होगी और लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। जो निचले तबके के लोग हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो मैं भगवान से यही आशा करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण जो इस पूरे ब्रह्मांड के जो कर्ता धर्ता हैं, उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ अपने भजन द्वारा कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। ये ऐसी धरती है, ये ऐसी पृथ्वी है, ये ऐसी नदी है जो अपने आप आपको भक्तिमय कर देगी। तो भक्तिमय और भक्तिमय अंदाज के लिए देखिए, ये शिव की नगरी हमने आपसे पहले भी कहा जो है, तो एक छोटा सा भजन है एक लाइन का। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। देखिए, हम यही कहेंगे, हम अपने कुछ संगीत भाइयों को लिए भी कहेंगे और कुछ अपनी बात भी रखना चाहेंगे और सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके टूरिज़्म को खोला जाए, क्योंकि हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो हज़ारों की संख्या में उनकी संख्या है, ये जो है सभी त्रस्त हैं और इनके घर के चूल्हे भी जो है ये भी जलना ज़रूरी है, जो नौकरी पेशे वाले नहीं हैं। तो सरकार को हमें लगता है कि इस विषय में कुछ सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जनता सोच रही है और जनता तो इसका जवाब देगी ही। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र से इसको पूरी तरह से बताना चाहूंगी कि त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मृत्यु से लेकर मोक्ष तक, जन्म से लेकर हर वो कर्म तक जो इस धरती पर होता है, यही खासियत है काशी की। काशी नहीं देखा तो क्या देखा, लेकिन काशी की जनता और काशी के वोटर को नहीं सुना तो क्या सुना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, वाराणसी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।